पे कर दीजिए। जी, आप सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। और आइए हम लोग सबसे पहला टॉपिक देखते हैं कि मुगल प्रशासन क्या है। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन या मुगल प्रशासन। तो आप देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए दो वर्ड होता है, एक शासन और एक प्रशासन। तो वो तो आप अच्छी तरह से जान ही रहे हैं, लेकिन आप याद रखिएगा कि प्रशासन भी दो प्रकार का होता है। एक होता है पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, और दूसरा होता है, क्या आप कहेंगे, ब्यूरोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेट्स मतलब आप कहेंगे पॉलिटिकल एजुकेटिव और नॉन पॉलिटिकल एजुकेटिव्स, ये दो होते हैं। तो देखिए, जो किसी भी युग में जो पॉलिटिकल होते हैं, आप एक काम करिएगा अभी आप ये मुगल भूल जाइए, आज वर्तमान में देखिए आप। तो आइए जरा वर्तमान में देख लेते हैं, इसके बाद उठा करके यहाँ जोड़ देंगे मैटर। तो एक तो आप देख रहे हैं कि पॉलिटिकल चल रहा है ना, एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। तो ये जैसे पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन में ये हमारी कैबिनेट है, कैबिनेट। तो आप याद रखिएगा, और ये जो कैबिनेट है यही रियल में सरकार है, सारे निर्णय यही लेती है। इसको पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं। और ये जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो जस्ट इनके नीचे होते हैं, ठीक है, ये जस्ट इनके नीचे होते हैं। तो अब ये देखिए, ये ब्यूरोक्रेट्स वर्क क्या करते हैं। तो आप कहिएगा कि सर देखिए, जो लॉ मेकिंग बॉडी है एग्जैक्टली वो कैबिनेट होती है। मान लीजिए मोदी जी, ये कैबिनेट होती है। और अब ये जो है आपके बिग बॉस है, मतलब आईएएस ऑफिसर है। तो अब ये करते क्या है, ये देखिए कैबिनेट को हर प्रकार से सहयोग देते हैं, चाहे वो कानून बनाना हो, चाहे वो कानून को लागू करना हो, ठीक है, या दूर दराज में जाकर के सरकार के हर अंग की सहायता करते हैं। ये करता है हमारा ब्यूरोक्रेट्स। तो बच्चों सेम बातें हमको यहां पर भी लर्न करनी है। तो अब देखिए, जब अगर हम इसे लर्न करना चाहें तो हमारे सामने एक बात आती है कि जो हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं वहां, वो कौन कौन लोग हैं। तो बाद में हमको ब्यूरोक्रेट्स वहां पढ़ना होगा। ब्यूरोक्रेट्स की हिंदी होती है नौकर साह। तो अगर हम पॉलिटिकल की बातें करें तो वहां पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में कौन कौन है। तो देखिए, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव आएगा इसमें आएगा बादशाह। बादशाह, और यहाँ एजुकेटिव लिखा है, प्रशासक लिखा है, राजनीतिक प्रशासन। बादशाह आएगा, और फिर उसके अधीन जो मंत्री गण हैं ये आएंगे। क्लियर। और ये फिर तो भाई आप समझ ही गए कि इसके बाद जो लोग आएंगे सब ब्यूरोक्रेट्स होंगे। लेकिन एक बात आपको याद रखना है, बस इतने पर, इतनी देखिए, सिविल सर्विसेज ट्विस्ट कर देगा यहाँ पर, ये देखिए। और आप ये सोच रहे होंगे कि हमको ये चीजें किताबों में इस तरह से समझा के मिलेंगी, असंभव। यहां आप समझ लीजिए,
देखिए, हमने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसमें दो लोग हैं, एक है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और दूसरे हैं ब्यूरोक्रेट्स। और दुनिया के किसी भी देश में पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ही क्षमतावान होता है और जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ये ब्यूरोक्रेट्स इसकी सहायता ही करते हैं। क्लियर? तो आप ये चीज देखिए, यहां पर जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं, राजनीतिक प्रशासक हैं, वह बादशाह है, उनकी सहायता के लिए ये मंत्री हैं। उसके बाद फिर आप इसको ला दीजिएगा, ब्यूरोक्रेसी ये ला दीजिएगा, नौकरशाही। ये आपका सीक्वेंस हो गया। ये देखिए, बादशाह, मंत्री, ब्यूरोक्रेसी। इसके नीचे आप याद आ जाइए, यहां पर आप आ जाइए, यहां इसकी हिंदी कर लीजिए। इसकी हिंदी ब्यूरो ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाही, नौकर शाह हुआ यहां, नौकरशाह। तो आप याद रखिएगा, यहां आपको याद रखना है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं यह दो प्रकार के होना चाहिए, मतलब होते ही होते हैं दो प्रकार के। एक होता है सिविल ब्यूरोक्रेट्स, और जो दूसरा होता है वो होता है मिलिट्री का। मतलब आप कह सकते हैं कि सैन्य प्रशासन और ये है नागरिक प्रशासन। नागरिक प्रशासन आज आप देखते होंगे, आप खुद अपनी आंखें खोलें और ये देखें कि आपके पास सेना है और आपके पास ये नागरिक सेवा है। तो अब एक बात याद रखिएगा, पहले आप इतने पर बात को समझिए, क्योंकि यह केवल आपका हिस्ट्री नहीं है, यह आपके बहुत सारे सब्जेक्ट को तय कर रहा है। यह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले जा रहा है, यह आपकी इंडियन पॉलिटी ले जा रहा है, यह आपको गवर्नेंस पढ़ा रहा है। क्लियर? यह आपका आईआर या इंटरनेशनल का बेस बना रहा है। जब तक आप ये नहीं जानेंगे तब तक आप ये नहीं जान पाएंगे कि अमेरिका में स्पॉइल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। दुनिया का एकमात्र देश है अमेरिका जहां पर स्पॉइल एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। क्लियर? स्पॉइल का मतलब होता है कि नष्ट हो जाना। तो नष्ट होने वाला क्या है? मतलब अमेरिका का राष्ट्रपति इतना ताकतवर है कि वह किसी भी व्यक्ति को अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर सकता है। उसके लिए वहां की संसद का सदस्य होना जरूरी नहीं है, जब चाहेगा जिसको चाहेगा उसको हटा देगा। तो सेम चीजें आपको यहां जब तक आप नहीं सीखे रखोगे, आपको न तो स्पॉइल समझ में आएगा न कि आपको वेवलॉक समझ में आएगा। तो यहां आप देखो, ये है ब्यूरोक्रेट्स। तो ब्यूरोक्रेट्स दो प्रकार के आप देख रहे हैं, एक नागरिक होता है, एक सैन्य होता है। तो ये जो सैन्य वाला होता है ये सेना में ही काम करेगा और ये नागरिक वाला नागरिक में ही काम करता है। एक पॉइंट हमने खत्म किया। हमने अब तक आपको एक पॉइंट ये बताया है, एक पॉइंट ये बताया है, लेकिन अब हम तीसरी बात यहां इस बीच में डाल रहे हैं। क्या? देखिए, अगर आप बाद में चल करके पढ़ते हैं नेचर ऑफ द गवर्नमेंट, सरकारी स्वरूप या सरकार का
स्वरूप क्या है, तो आप कहीं बताते हैं कि साहब ये तानाशाही है, और कहीं पे कहते हैं नहीं साहब ये तानाशाही नहीं है, कहीं पे कहते हैं आप मोनार्चियल है, कहीं पे। तो ये सब चीजें रट करके नहीं आता। तो अब ये थर्ड पॉइंट में आप याद रखिएगा, ये देखिए, ये पी आ गया, मतलब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के बाद आता है सिविल एग्जीक्यूटिव। सिविल एग्जीक्यूटिव के बाद आता है मिलिट्री एग्जीक्यूटिव। इसका मतलब ये है कि सिविल जो होता है, मतलब सिविल ब्यूरोक्रेसी या सिविल एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, नागरिक प्रशासन जो होता है, यह नागरिक प्रशासन के अधीन रखा जाता है मिलिट्री प्रशासन को। क्लियर? लेकिन आप याद रखिएगा, ये बात आप समझिए, थर्ड पॉइंट है। ये देखिए, पी है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, ये सी है, ये सिविल एग्जीक्यूटिव, ये यम है, यह है मिलिट्री एग्जीक्यूटिव। आप देख रहे हैं कैसे हो रहा है, ये इसके बाद ये, इसके बाद ये। लेकिन अगर आप एक काम कर लीजिए, अगर मिलिट्री एग्जीक्यूटिव सिविल एग्जीक्यूटिव से ऊपर हो जाए तो उसी को तानाशाही कहते हैं। वही तानाशाही है, वही डिक्टेटर है। अगर मिलिट्री का निर्देश सिविल मानने लगे तो भैया तो हद हो गया। ठीक है, अब आइए एक एग्जाम्पल से समझा दें। ये देखिए, इंडिया है और हमारा एक भाई राष्ट्र है। कल तक हम भाई थे, आज भी हैं, आप तो अलग कर दिए हैं। तो ये देखिए, इंडिया है, ये पाक है। यहां पर आप देखते हैं कि बार बार सेना कब्जा कर जाती है। तो जब सेना यहां कब्जा कर जाती है तो इसका मतलब क्या होता है, एम यहां टॉप पे आ गया और सी यहां नीचे आ गया। तो यहां पर क्या स्थिति होगी, यहां पर व्यक्ति की निजता का क्या होगा, व्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या होगा। तो आप कहेंगे कि सर सब सेना की इच्छा पर निर्भर हो जाएगा। तो आपने तीसरा पॉइंट यहां आपने सीखा। तीसरा पॉइंट आपने ये सीखा कि सर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑलवेज किसके ऊपर होता है, आप कहेंगे कि सर मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर होता है। लेकिन यदि यह प्रक्रिया उलट गई तो यह तानाशाही हो जाएगी। अब फोर्थ पॉइंट आइए। फोर्थ पॉइंट में आपको अब देखना है कि मुगलों में यह क्या व्यवस्था थी। फोर्थ में मुगलों में क्या व्यवस्था है ये। ठीक है, तो आप कहोगे कि सर मुगलों में ये डिस्टिंग्विश ही नहीं है। मतलब आप कहेंगे, ये देखिए यहां लिखा जा रहा है फोर्थ पॉइंट, इसके नीचे देखिए आप, ये सी मतलब नागरिक सेना सेवा। ये देखिए, ये आपने बचपन में केमिस्ट्री पढ़ते हुए पढ़ा होगा, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब ये हुआ कि रिएक्शन जब दोनों साइड में समान होते हो। तो ये देखिए, एम हो गया, एम, एम का मतलब मिलिट्री, मतलब सेना। तो आप ये देख रहे हैं ये मुगल है ये। तो इसका मतलब सिविल का व्यक्ति, ये देखिए आ रहा है एरो, ये आ रहा है। सिविल का जो बंदा है वो किधर जा सकता है, आप कहोगे कि सर मिलिट्री की तरफ जा सकता है। मिलिट्री का जो बंदा आप देख रहे हैं, ये मिलिट्री का बंदा सिविल सेवक भी बन सकता है।
क्लियर? तो इसका मतलब ये है कि मुगलों में आप ये देखिए कि सामान्य सेवा या नागरिक सेवा और मिलिट्री सेवा में, ठीक है, क्या है, अंतर नहीं था। एक ही व्यक्ति कभी जिले का जिलाधिकारी भी होता था और वही व्यक्ति, ठीक है, कहाँ चला जाता था, सेना का सेनापति भी बन जाता था। ठीक है, ये चीज आपने देख लिया। पांचवा पॉइंट आइए। आप कह दीजिएगा वर्तमान में क्या है, भारत में वर्तमान में क्या है, क्या भारत में ऐसा आता है वर्तमान भारत में? तो आप याद रखिएगा कि भारत, वर्तमान भारत पांचवा देखा जा रहा है, इसी चीज को जोड़ा जाएगा, फिर आप रट्टा नहीं मारोगे, तब आप जानोगे। ठीक है, क्योंकि यहां आप देख रहे हो तो आपकी यह रग में आ जाएगा, मैटर ये नहीं निकलेगा। तो वर्तमान भारत में जब इमरजेंसी का दौर होता है, मतलब आप कह सकते हैं एक समस्याएं आती हैं, भारत की राष्ट्रीय एकता और पर खतरा होता है, तो भारत में दो तरीके अपनाए जाते हैं। कौन कौन है? एक तो इमरजेंसी लगती है साहब, और दूसरा जो होता है वह इमरजेंसी से भी घातक है, और वह है मार्शल लॉ। मार्शल लॉ, तो जहां मार्शल लॉ लागू होता है वहां ये खत्म हो जाता है, और ये मिलिट्री के लोग जो होते हैं यह सिविल का काम करने लगते हैं। तो अब लोगों का जीवन जो होता है, आपकी स्पीच कहाँ गई, आपका एक्सप्रेशन कहाँ गया, आपका मौलिक अधिकार कहाँ चला गया? तो आप कहेंगे सर वो सब खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आपने ये चीज समझ लिया कि आधुनिक भारत में यह कॉन्सेप्ट कब लागू होता है। आप कहेंगे कि सर मार्शल लॉ में, अर्थात किसी क्षेत्र में या किसी प्रांत में या संपूर्ण देश में। ठीक है, मार्शल लॉ मतलब सेना का जब कानून होता है तो वहां पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑलवेज सबॉर्डिनेट हो जाता है मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के। ठीक है ना, ये आपने सीख लिया। तो इसमें आपको तीन चीजें सिखाई गई। ये जो आप देख रहे हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, यही वर्तमान भारत हुई है। आज का जो भारत है वो ऐसे ही है। तो यहां बादशाह दो ही तो हैं, एक राष्ट्रपति, दूसरा प्रधानमंत्री। ठीक है, उसके बाद तो ये ब्यूरोक्रेसी आ ही जाती है। तो बच्चों ये था आपका एक, ठीक है, बेस मॉडल आपका, ये बेस आपका बना, और आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण बेस था ये, और इसको जानने बिना ही आप पढ़ते चले जाते हैं। तो अब हमको आगे चलना है। तो जब हम आगे चलेंगे तो हमारे सामने एक प्रश्न आता है कि जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन है, ये हमने कर दिया बस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको कैसे आप जानते हैं, मतलब सोर्सेस क्या है, इसका स्रोत क्या है, जानने का साधन क्या है? तो आप कहोगे कि सर पहला है सर आईना ए अकबरी, आईने अकबरी। दूसरा क्या है? जहांगीरनामा। ठीक, कौन कौन सी किताबें हो रही हैं? आईने अकबरी, जहांगीरनामा, और एक किताब आती है तबकात ए अकबरी।
क्लियर। इसके साथ साथ एक और किताब आती है, ए आलमगिरी। फतुहात आलमगिरी, बस इतना पोर्शन। अब आगे चलिए, लिख लिया आपने। अब एक स्ट्रक्चर में आपको बना रहा हूं, देखिए ये क्या लिखा है, ये लिखा है पादशाह। पादशाह की टाइटल को सबसे पहले किसने धारण किया? बाबर। बाबर ने धारण किया था। अब ये देखिए, इसमें दो शब्द लगे हुए हैं, एक है पाद और दूसरा है शाह। ठीक है, इसका मतलब होता है परमानेंसी, मतलब अस्थाई। और शाह का मतलब होता है, ठीक है, मालिक, स्वामी। तो इसका मतलब क्या हुआ? पातशाह का मतलब क्या है? अस्थाई स्वामी, मतलब जिसके पद को कोई खतरा न हो, वही पातशाह है। अस्थाई स्वामी। क्लियर? अब ये बाबर ने कब धारण किया था, यह आप जान रहे हैं? 1507 लिख दें या 8 लिख दें? 7 ही लिख दो, चलो, जब दुनिया 7 लिखी है तो 7। कहां धारण किया था? आप कहोगे सर काबुल में। आप थर्ड पॉइंट ले चलिए, जो भी पॉइंट्स चल रहे हैं अगला लाइए। अब ये देखिए, अब इसी चीज को हम बादशाह लिख दे रहे हैं। जुबान चेंज कर चुकी है, इंडिया आ चुका है। बादशाह। अब बादशाह सलामत, ये किसमें विश्वास कर रहे हैं? तो आप कहेंगे कि सर दैवी उत्पत्ति में विश्वास करते हैं। ये लिख दिया है बी, सवास, दैवी उत्पत्ति में विश्वास। अब रुक जाइए यहां बच्चों, ये देखो, ये कह रहा है डिवाइनल ओरिजिन। डिवाइनल ओरिजिन की बात कर रहा है। तो आप हमको एक बात बताओ कि क्या यह इस्लाम का के अनुसार सही है? क्या कोई व्यक्ति जीवित अवस्था में, क्या इस्लाम अनुमति देता है कि आप जमीन पे देवता बन जाइए? हाँ? नहीं देता। तो बस यहां से आपका मैटर तो हो तो गया, फर्स्ट पॉइंट तो निकल गया। यही तो पूछा ना इस साल वाले पेपर में। तो इसका मतलब यहां आपको एक अंतर समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है, कि इस दिल्ली सल्तनत में और मुगलों में अंतर क्या है। तो आप ये कह देंगे कि सर जितने भी दिल्ली मतलब सल्तनत के सुल्तान हैं, ये सभी लोग किस में विश्वास करते थे? आप कहेंगे कि अपने को श्रेष्ठ मानव मानते थे।
लेकिन यहां पर इन्होंने क्या किया, अपने को देवता बता करके इस्लाम की मान्यताओं को ठुकरा दिया। क्लियर? मतलब यहां आप आकर के देख रहे हैं कि यहां पर इस्लामिक मान्यताएं लागू नहीं हो रही हैं। तो आपसे पूछा जाए कि सल्तनत में और मुगलियन में क्या अंतर है, तो ये अंतर है। अब एक चीज बताइए, जो मुगलियन हैं ये भी तुर्क हैं? तुर्क हैं। सल्तनत में भी तो भाई तुर्क ही थे ना। ठीक है, वो अलग की बात है कि अफगान बीच में आ गए थे, दो ठो अफगान आए हैं। अरे भाई, एक लोदी हो गया, एक शेरशाह सूरी हो गए, ये तो अफगान थे ना, लेकिन मैक्सिमम तुर्क ही तो हैं। लेकिन ये भी तुर्क थे, वो भी तुर्क थे। बस अंतर क्या है कि सर ये चगताई तुर्क है। चगताई तुर्क है। आप यहां रुक जाइए, इधर आ जाइए, यहां एक करिए चलिए। तो मुगल प्रशासन का जन्मदाता कौन है? वो तो आप जानते ही होंगे। अकबर। क्यों बाबर नहीं होगा? अब बस एक बोल दिए, उसके बाद चुप हो गए। उसके बाद कोई लॉजिक नहीं है कि हाँ कि सर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, बोलिए ना। तो आप कहोगे कि सर जो मुगल बाबर ही बाबर है, होगा देखिए। सर। सर हाँ, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी शेरशाह होगा। सूरी। मुगल प्रशासन पढ़त है। अब बताओ थे शेरशाह सूरी। सर जी यहाँ स्थापना तो बाबर ने की थी सर, उसकी नींव अकबर ने, मतलब नींव अकबर ने, बाबर ने रखी थी। तो स्थापना सर उसको व्यवस्थित किया था अकबर ने सर। हाँ, तो अब यहाँ पर आ जाइए। अब आप कह दीजिएगा मुगल प्रशासन का संस्थापक कौन है, तो आप कहोगे कि सर अकबर है। ठीक है, क्योंकि इसके पहले इनके पिताजी हुमायूं और इनके दादाजी बाबर, उन्होंने केवल जीता था। ठीक है, लड़ाई किया था, लेकिन वो किसी एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क को डेवलप नहीं कर पाए थे। तो अकबर ही है जो मुगल प्रशासन को व्यवस्थित करता है। फोर्थ, एक क्वेश्चन हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चौथा। अब चौथा आप याद रखिएगा कि ये किस सिद्धांत पर, मुगल प्रशासन किस सिद्धांत पर काम करता है। तो आप कहेंगे कि सर चेक एंड बैलेंस पर काम करता है, औरोत एवं संतुलन की नीति को अपनाता है। औरोत एवं संतुलन की नीति को अपनाता है कौन? मुगल प्रशासन। अब फिर पूछा जाए कि ये चीज उन्होंने कहां से लिया है। आप कहेंगे कि सर सूर प्रशासन से लिया है। मतलब बारोट कहां से हो रहा है ये, कहां से? तो आप कहेंगे शेर प्रशासन, सूर प्रशासन से, शेर शाह सूरी से है। ठीक है, आप यहां आइए। फोर्थ हो गया, फिफ्थ। फिफ्थ पर आ जाइए। फिफ्थ में तो बच्चों जो ये फिफ्थ टॉपिक चल रहा है, इसमें आ रहा है अबुल फजल। तो ये देखिए जो अबुल फजल सर हैं, अबुल फजल, यह बादशाह की डिवाइनल थ्योरी का या दैवी उत्पत्ति की व्याख्या करते हैं। क्या कह रहे हैं कि बादशाह आग, हवा
पानी और भूमि के मिश्रण है। क्लियर? तो आग, हवा, पानी और भूमि। वैसे तो हिंदुओं के जो ग्रंथ हैं और मुसलमानों के भी ग्रंथ हैं, तो मुसलमानों के जो ग्रंथ होते हैं उसको जब आप पढ़ेंगे तो, या मुसलमानों के ऐसी ही जुबान से भी आप सुनेंगे, चाहे पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, हिंदुओं में भी ऐसी बातें हैं। तो लोग कहते हैं कि ये जो हमारा शरीर है ये खाक से बना है और खाक में मिल जाएगा। खाक मतलब राख या मिट्टी से बना है और उसी में विलीन हो जाता है। ठीक है, यही चीज हिंदू लोग भी कहते हैं कि छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। ठीक है, तो ये चीज यहां पर भी है, लेकिन यहां पर अबुल फजल इसकी व्याख्या कुछ और करते हैं। आग का मतलब वो सेना से बताते हैं, हवा का मतलब वह व्यापारी से बताते हैं, भूमि का मतलब वो कृषक से बताते हैं, और पानी का मतलब ये विद्वान से बताते हैं, साहित्यकार से बताते हैं, शिक्षक से बताते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप ऐसे रट्टा मारेंगे, आप ये कह दीजिएगा कि इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका क्या मतलब है, क्यों बता रहा है वो ये सब चीजें। ठीक है, तो वह ये कह रहा है चाहे वो सेना हो, चाहे वो हवा हो, चाहे वह कृषक हो, चाहे वह विद्वान साहित्यकार और शिक्षक क्यों न हो, सभी अपने जीवन और अस्तित्व के लिए बादशाह पर निर्भर हैं। ठीक है, ये कहने का मतलब है। ये मतलब बादशाह जहां पना कि ये जमीन है, यहां आइए आप, ये बादशाह की जमीन है और इस जमीन पर रहने वाला हर, ठीक है, वो किसके कानून को मानेगा, किसके मैसेज को मानेगा, बादशाह के मैसेज को ही मानेगा। लेकिन बादशाह इनको मानने के लिए विवश नहीं है। बात आप समझ गए? अब 6 आ जाइए। तो बच्चों, आज आपको ये मैटर समझ में आया होगा कि दैवीय उत्पत्ति में वह क्या ब्रेन लगा के दे रहा है मैटर को। तो कुछ नहीं करना यार, ये चीज याद रखना है, यही जमीन का टुकड़ा याद रखना है जो ईश्वर ने हमें बख्शा है। तो कह रहा है कि ये जो जमीन है इस पर कोई भी रहता हो, वह किसके है, अंडर पोजीशन ऑफ एम्परर, राजा के अधीन है। यही है अबुल फजल का डिवाइनल कॉन्सेप्ट। और अब 6 पॉइंट आ जाइए। तो 6 पॉइंट का मतलब यह है कि इसका मतलब मुगल राज का स्वरूप क्या है। नेचर ऑफ मुगलियन स्टेट। ठीक है, नेचर ऑफ मुगलियन स्टेट, मुगल राज का स्वरूप क्या है। तो आप कहेंगे कि सर यह कुलीन है, एरिस्टोक्रेसी है, यह कुलीन वर्ग है सर, एरिस्टोक्रेट है। अब इसके बाद ये पूछा जाए 7वां पॉइंट, राजा का क्या स्वरूप है। आप कहेंगे कि सर वह तो एब्सोल्यूट है सर, वह निरंकुश है। मगर स्टेट का स्वरूप क्या है।
आप कहेंगे कि सर वो कुलीन है। क्लियर? जबकि बादशाह क्या है, आप कहेंगे सर उस पर अंकुश नहीं है। क्लियर? अब अगला वहीं पर 8वां पॉइंट, मुगल कुलीनों को क्या कहा जाता था? आप कहेंगे कि सर मनसबदार। मनसबदार, मनसबदार। अब एक प्रश्न आता है, तो आप कहेंगे कि मनसबदारी किसको दी जाती थी? सिविल को, या क्या होता है यार, सेना को, सैन्य अधिकारियों को, या नागरिक को? बताओ बच्चों। हाँ? दोनों दोनों को। दोनों इक्विलिब्रियम में थे ना, दोनों को। अरे नहीं, फिर से सोचिए। सर दोनों इक्वल ही तो है, वो उसमें आ सकता है, वो उसमें आ नहीं सकता बेटा, ये मत कहो। आप कहो कि सर दोनों में समानता नहीं दिखाओ, साम्यता। अभी मैंने इक्विलिब्रियम की बात कहा, तो आप कह दीजिएगा सर दोनों में इक्विलिब्रियम का रिलेशन है सर। ठीक है, आप आंसर दी, दोनों लोगों ने आंसर दिया, सही आंसर दिया, लेकिन व्याख्या भी आपको करने की क्षमता आनी चाहिए ना। तो आप कहोगे कि सर ये बताओ, अभी तो आप बताए कि एम और सी, तो सी इधर भी आ रहा है, एम इधर भी आ रहा है, तो आप ये चीज वहां लगा देते। अगर आपसे पूछा जाए कि मनसबदारी क्या है, तो आप कर देते एम इक्वल टू एम इक्विलिब्रियम सी। ठीक है, मनसबदारी में काम मतलब हुआ, तो आपका ये एम ये है सर, ये दिया है, ये हो गया। ठीक है, लेकिन एक चीज आपको बताना है बच्चों, यहां लिख दें कि रहन दें? लिखते हैं यहां। चलो, ये पढ़ो क्या है। ये लिखा है रोजिंदार। आप ये बताओ रोजिंदार क्या होता है? तो आप कहिए सर, ऐसे बिग बॉस जो मनसबदार नहीं थे, उनको रोजिंदार कहा जाता था। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि धर्म गुरु है, ये तो करने तो जाएगा नहीं। मास्टर है, मास्टर मतलब शिक्षक। न्यायाधीश है। ठीक है, तो ये सब क्या होंगे? अब भैया हमको लगेबो का सीमा पर लगाओगे? हमको आजमगढ़ के सीमा पर नहीं लगा सकती। ठीक है सर आपको लगा देंगे, सरेंडर कर देगा। अच्छा, ठीक है, तो बच्चों इधर आइए। ठीक है, तो यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये मास्टर को आप सेना का काम नहीं ले सकते, ये न्यायाधीश से आप काम नहीं ले सकते, ये धर्मगुरु भी जो बुजुर्ग होते थे वही तो होते थे। ठीक है, तो इसका मतलब ये प्राय एज्ड लोग होते हैं। ठीक है, तो इनको तो मनसबदारी दी नहीं जाती, लेकिन ये मनसबदारों के भी मनसबदार थे भैया, बहुत, मतलब इनका तो कोई उल्लंघन ही नहीं कर पाता था। तो आपसे अगर पूछा जाए कि जो लोग मनसबदार नहीं थे लेकिन कुलीन थे, उनको क्या कहा जाता था, तो बच्चों यहां लिख लेते। ये यहां दिखाई, तो ये देखो, ये मात्रा है और ये रोजिंदार लिखा है, ये देखो रोजिंदार नहीं दिख रहा है ना, चलो हटा देते, रोजिंदार लिख लीजिएगा, यहां जगह है, लिख देते।
बस रोजनदार, बस हो गया। ठीक है, अब ये देखो, ये मैटर है बच्चों, ठीक है, सिविल सर्विसेज के मैटर आप देख रहे हो कैसे चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां आ जाओ, मंत्री परिषद आ जाओ आप। ठीक है, एक जरा सा हम रिकॉल कर लें, रिकॉल करा लें। जी बेटा। सर ये रोजनदार जो है वो मनसबदार नहीं है। क्या नहीं है? हाँ, मनसबदार नहीं है वो, लेकिन वो अरिस्टोक्रेट या कुलीन है। ठीक है, क्लियर? आज भी यही होता है, इन ये जो होते हैं किसी भी समाज में, किसी भी व्यवस्था में सर्वोच्च होते, लेकिन यह जो है युद्ध का काम नहीं करते थे, इसलिए इनको मनसबदार नहीं कहा गया। ठीक है, ये टॉप क्लास के रोजनदार थे। क्लियर? सर आज के ब्यूरोक्रेट को अरिस्टोक्रेट कह सकते हैं? क्या कहा? ये है अरिस्टोक्रेट तो है ही है। अब यहां आओ, आपसे पूछा जाए कि आईएसओ की डिमेरिट्स बताइए। अरे रे बेटा, गया गया गया। तो एक क्वेश्चन बताओ, वर्तमान जो आईएएस ऑफिसर है उसका डिमेरिट्स बताओ क्या है? They behave always like aristocrat यार, ऑलवेज ये अपने आप को, ठीक है, अरिस्टोक्रेसी में विश्वास करते हैं, और इसी विश्वास के कारण क्या होता है कि यह काशी की स्थिति में रहते हैं। काशी का मतलब ये जनता से हमेशा कटे फिटे रहते हैं, और हमेशा उनकी बात करने के जो तौर तरीके होते हैं वो सब चीजें हैं। तो अब इसको कैसे सुधारोगे, कहाँ से ये सब चीजें लाओगे? ठीक है, तो चलो वो हम जब बताने लगेंगे, पढ़ाएंगे, तो वहां पर बात करेंगे। ठीक है, तो अब यहां पर ये बताओ, इसका मतलब बादशाह क्या है? आप कहेंगे कि सर सामान्य प्रशासन और सैन्य प्रशासन और सामान्य में सब आता है, लेकिन चलो कर लो, अलग से ही कर लो। कानून निर्माण, ये सभी क्षेत्रों में क्या है? प्रधान है, प्रधान है, लेकिन प्रधान तो है लेकिन चीफ नहीं है, मुख्य नहीं है। भारत का राष्ट्रपति हमारा प्रधान शासक है लेकिन मुख्य नहीं है। भारत का राष्ट्रपति हमारी तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति है, सेनापति है, प्रधान सेनापति है। ठीक है, लेकिन मुख्य नहीं है, मुख्य सेनापति तो कोई और है। ठीक है, हमारा देश का राष्ट्रपति न्यायपालिका का प्रधान न्यायाधीश है लेकिन मुख्य न्यायाधीश नहीं है। प्रधान न्यायाधीश कौन है? भारत के राष्ट्रपति हैं, लेकिन मुख्य न्यायाधीश और कोई है। ठीक है, तो ये जो प्रधान सेनापति होगा, यह क्या करता है? यह केवल ऑर्डर देता है। मतलब प्रधान सेनापति का उद्देश्य है कि व्यवस्था को परिवर्तन कर दिया जाए। अब परिवर्तन करेगा कौन? इनका प्रधान सेनापति ऑर्डर, इस आर्डर को इंप्लीमेंट करेगा मुख्य। यही चीज यहां आ जाएगी। यह सेनापति भी है, मुख्य कानून, प्रधान कानून निर्माता भी है।
ठीक है, मतलब हर तरीके से यार, प्रधान न्यायाधीश भी है, सब कुछ यही था। क्लियर? अब ये देखिए, ये बादशाह सलामत है, ये बादशाह सर है। अब ये जो बादशाह हैं, इनकी सहायता के लिए क्या होगी? एक मंत्रिपरिषद होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए। अब ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इसमें सबसे बड़ा कौन होगा? आप कहेंगे कि सर वकील ए मुतलक होगा। तो बच्चों, ये लिखा हुआ है वकील, वकील मतलब प्रवक्ता, ए मतलब का, मतलब साम्राज्य भी होता है, शासन भी होता है। ठीक है, तो आप कह दीजिएगा कि सर बादशाह के बाद ये पद आएगा, मंत्रिपरिषद का टॉप पद है ये, वकील मुतलक। क्लियर? लेकिन आप ये देखिए, यहां पर इसमें पढ़ा जाएगा, ये इसको हेडिंग दिया जाएगा। क्लियर? तो इसकी हेडिंग करते हैं, आइए पढ़ते हैं वकील मुतलक। तो बच्चों ये देखिए, वकील ए मुतलक, वकील मुतलक आ गया। अब एक चीज देखिए, ये जो वकील मुतलक है, इसके बारे में आपको लर्न करना है। ये तो बाबर के काल में भी था, लेकिन अब ये कह दीजिएगा वकील मुतलक अकबर के काल में। तो आप कहेंगे ये, इसको ब्रैकेट कर देते हैं, बस हो गया। तो आप ये कहोगे कि सर वकील मुतलक जो अकबर के काल में है, वहां पर आप देखेंगे अकबर कालीन प्रशासन, या अकबरी लिख देते हैं तो हो गया अकबरी प्रशासन। तो अकबरी प्रशासन में जो पावर है, शक्ति है, ये आप देख रहे हैं शक्ति, ये शक्ति दो भागों में बट रही है, एक नॉमिनल नाम मात्र का, दूसरा है वास्तविक रियल। तो ये तो अकबर हो गया, या बैरम खां हो गया। बैरम खां किस पद पर है? वकील ए मुतलक है। क्लियर? आप एक याद रखिएगा, किसका मतलब वास्तविक, इसके हाथों में आ गया, ये तो नाम मात्र का है। तो इसका मतलब ये हो गया ना कि अगर बैरम चाहे तो अकबर उसी दिन खत्म। इसका मतलब अकबर इसकी इच्छा पर निर्भर हो गया, वकील मुतलक पर। ठीक, आप कहिएगा सर नव परिवर्तन, नया परिवर्तन। क्या? बैरम को हटा दिया गया। बैरम को हटा दिया गया और
उसके बाद वकील ए मुतलक की शक्ति को कम किया गया। शक्ति को कम किया गया कैसे? हटा दें बच्चों वकील ए मुतलक। ठीक, आइए तो ये देखिए, ये पढ़िए क्या कर रहा है। अरे सॉरी, अकबर होना चाहिए था। अकबर, चलिए अकबर। तो अकबर क्या कर रहा है? वकील ए मुतलक। अच्छा, अब यहां रुक जाइए, बात को पहले समझ लीजिए। जैसे आप पढ़ते होंगे कि साहब अकबर ने वकील बैरम खां को हटा दिया और वकील मुतलक के पद को भी हटा दिया। नहीं बच्चों, ये गलत है। ठीक है, वकील मुतलक को नहीं हटाया। ठीक है, ये पद तो बना रहा, उसने बैरम पावर कम कर। हाँ, अब ये कह दीजिएगा किस। ठीक है, फिर से आइए, फिर बात समझिए। अकबर ने क्या किया, छोड़िए वो सब चीजें, भूल जाइए उसको। यहां आप आइए, केवल यहां यहां टिकिया। अकबर ने वकील ए मुतलक यहां एक काम करो, हटाओ, यहां छोड़ो उसको, यहां ब्रैकेट बना दो। अकबर के काल में वकील मुतलक का पद बना रहा। ठीक है, हटाया तो इसे शाहजहां ने। बस, अब यहां जाओ। अब वकील ए मुतलक को महत्वहीन करने के लिए अकबर ने क्या किया? अवरोध और इस पद में अवरोध और संतुलन का नियम लागू कर दिया। हाँ, अवरोध एवं संतुलन, चेक और बैलेंस के नियम को लागू कर दिया। तो अब चेक और बैलेंस को कैसे लागू करेगा? आप कहोगे कि सर दीवान का पद बना देगा। दीवान का पद बना दिया, या वजीर लिख लो, वजीर लिख लो, दोनों लिखे रहो, ये कर दो। चलो, दीवाने और वजीर का पद बना दिया। ठीक है, और एक नया विभाग क्रिएट कर दिया, उत्पन्न कर दिया। उसका नाम क्या है? दीवान ए वजारत। दीवाने वजारत, वजारत भी लिख सकते हैं, हिंदी में लिखेंगे तो पूरा लिख देते हैं। दीवान ए वजीरात, वजीरात हिंदी में लिखोगे तो, अंग्रेजी तो चल गया, ये दीवाने वजीरात हो गया, लेकिन हिंदी में इसको हटाना पड़ेगा। दीवान ए वजीरात ए कुल का पद बनाया गया। ये हिंदी में लिखा जाएगा, अंग्रेजी में दीवाने वजीरात बहुत है। सर मैं क्लास ले रहा हूँ सर soon I will be to call you the back answer. Yes. तो बच्चों, ये आपने देख लिया, दीवान और ये वजीर का पद बनाया, या इसका विभाग, ये याद रखो यार, ये पूरा। ठीक है,
अंग्रेजियां बहुत आसान होती है, देखो नहीं से लिख दियो है, ये हो वज्र आती है, देखो ये हो गया। चलो अब इसके बाद क्या करोगे, पावर कम हो गया। लेकिन बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछते का कि अकबर ने अपने शासन के किस वर्ष वकील मुतलक के पावर को कम किया था। ठीक है, तो आप कह दोगे, वहीं लिख लो क्वेश्चन, 8वें साल, 8वें साल में यह चीज कम हुआ। देखो यहां लिखा ना, यहां यहीं पे कर लो, यहां 8वां साल दिखा दो, 8वें साल में, बस आओ आगे। अब यहां हेडिंग डाल दो, दीवान। तो अभी बताओ दीवान किस भाषा का शब्द है। तो आप कहोगे कि सर ये फारसी का शब्द है। सर इसका कार्य क्या है, रेवेन्यू कलेक्शन है, राजस्व से संबंधित मैटर को देखना है। ठीक है, अच्छा अब रुक जाओ, यहां ये इतना लिख लिया। अभी बताओ राजस्व मंत्री या वित्त मंत्री। वित्त मंत्री, आज क्या बोलते हो आप, फाइनेंस मिनिस्टर बोलते हो। तो ये जो वित्त मंत्री होगा, ये फाइनेंस मिनिस्टर या वित्त मंत्री को मुस्लिम जरा जुबान में ले आओ। तो आप कहोगे कि सर उसे अशरफ कहा जाता है। अशरफ, दीवाने अशरफ, अशरफ हो गया। तो आप कहेंगे कि सर अकबर के काल का प्रसिद्ध अशरफ कौन था। टोडरमल। टोडरमल। चलो ये सब तो नहीं जानते, पढ़ रहे होगे तो वो कर लोगे। अब एक काम करो, पैसा है ना इसके पास, ये देखो ये पैसा वाला केंद्र, देखो ये पैसा है। तो अब ये कहो कि दीवान की सहायता के लिए कौन कौन लोग होते थे। दीवान के सहायक, हेडिंग डालो दीवान के सहायक। दीवान के सहायक कौन कौन लोग हैं, तो ये करो हेडिंग। तो चले बच्चों, दीवान के सहायक कौन कौन है। एक, तो आप कहोगे कि सर दीवाने खालसा, दीवाने तन लिखो, दीवान ए खालसा। दीवान तो लिख ही लोगे, ये खालसा आ गया। ये खालसा का मतलब क्या हुआ, ऐसे बना दिया और कह दीजिए, ऐसे बना के कह दिया कि सर ये खालसा जो है सरकारी भूमि थी। सर सरकारी भूमि को खालसा कहा जाता था। अब ये कहो दीवाने तन क्या है, ये लिख लीजिएगा, ये फिर ए कर दीजिएगा, फिर तन कर लीजिएगा, TAN तन, तन करिए। तो ये तन कौन सा विभाग होता था बच्चों। आप कहेंगे देखो तन का मतलब है, देखो त न, और ये पढ़ो क्या लिखा है हिंदी में, फारसी में लिख रहे हैं तनख्वाह। तनख्वाह मतलब वेतन। दीवाने तन क्या काम करता था, तो आप कहेंगे कि सर ये तनख्वाहों का या वेतन का हिसाब किताब रखता था। फिर एक चीज और देखो, इसी में तीसरा पॉइंट देखो, दीवान ए तब जी हो, दीवाने तब जी है।
ठीक है, तो दीवाने तब जी है। आप किसी मुस्लिम घर में जाइए, जो पढ़ा लिखा मुस्लिम घर है, तो वहां पर अब तो कोई नहीं बोलता, लेकिन पहले अभी भी वैसा नहीं है, बोलते हैं। अब तवजी का क्या मतलब है? तो आप कहेंगे कि ये आलू लाए हो, प्याज लाए हो, ये लाए हो, ठीक है, तो बताओ तुम्हारा क्या हिसाब हुआ? तो आप ये कहोगे कि तवजी का मतलब होता है अकाउंटेंसी, लेखा परीक्षा। लेखा परीक्षा नहीं होता, परीक्षक होता है। लेखा परीक्षक का काम करता है। ठीक है, एक बार बताओ, एक और लिख लो बेटा। दीवाने वाह, यहां लिख लीजिएगा दीवान, ये लिख दीजिएगा वाह या तूत, दीवाने वयातूत, ऐसे हिंदी में लिख बयातूत, दीवाने वयातूत। तो आप कह देंगे कि कारखानों का चीफ है ये, ठीक है। और इसका जो प्रमुख होता था, यही हाईलाइट कर देना, मीर समा, मीर समा, इसी को हाईलाइट करिए। ठीक है, हाईलाइट करने के बाद ब्रैकेट में लिखिए औरंगजेब से पहले यह, ठीक है, बिहेव करता था लाइक अ मिनिस्टर, बट औरंगजेब ने इसे क्या दिया? आप कहेंगे कैबिनेट में शामिल कर दिया, मतलब मंत्री बन गया। इसके पहले वो मंत्री नहीं था। ये क्या पढ़ रहे हो आप पढ़ रहे हो जो वजीर है उसके ऑफिस में अन्य कितने लोग एक साथ बैठते थे। ठीक है, तो ये हो गया, 4 हो गया ना। एक 5वां होता है बच्चों, और वो है दीवाने सादात, सादात, सादात। तो दीवाने सादात का क्या मतलब है? सादात का मतलब क्या होता है? आप कहेंगे कि सर, सादात का मतलब होता है कि जो रिलीजन संबंधी डिस्प्यूट होते हैं, या आप कह सकते हो धार्मिक मामले, धार्मिक मामले, सादात। ठीक है, तो धार्मिक मामलों का लेखा जोखा यही किया जाता था। क्लियर? अब ये मैटर हमने बहुत व्यापकता के साथ समाप्त किया। कंप्लीट। अगला सर ये तब्जीहा बता। बेटा, ये देखिए, ये लिखा है ना, ये देखिए, तब जी है। ठीक है, तब जी का मतलब क्या हुआ? दीवाने तब जी का क्या मतलब हुआ? तो हमने आपसे कहा तब जी का मतलब है लेखा जोखा। ठीक है, लेखा जोखा रखना, लेखा परीक्षण का काम करना। तो आप ये पूछ सकती थी ना कि किसका लेखा जोखा रखेगा? आप कहेंगे सेना का। सर सीएजी जैसे, सर सीएजी जैसा कार्य करता है सर। हाँ, नहीं, सीएजी तो बहुत काम करता है। आप कहोगे कि लेकिन हाँ, ये तो क्वेश्चन फिलहाल यही पूछा था, सिविल के अंदर यही पूछा था, लेकिन सीएजी बहुत दूसरा भी काम करता है। चलिए, यह सेना का मैटर देखता है। आगे चलिए। हाँ, लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि मुगलियन सीएजी क्या था, तब तो वो तो वही लगेगा ना। अब एक चीज ये देखिए, मीर बख्शी, मीर बख्शी, बस लिख दीजिए मुख्य सेनापति यार। इतना नाम याद रखिएगा बस। ये लिखा है गुसल खाना। ठीक है, ये लिखा है सरखत।
यहाँ नियुक्ति लिख लीजिए। प्रमोशन, डिमोशन। मीर बख्शी की नियुक्ति कौन करता था? बादशाह सलामत करते थे, बादशाह करते थे। गुसल खाना, तो आप कहेंगे यह बादशाह के दाहिनी ओर सदैव खड़ा होता था। दाहिनी ओर, अब पूरा मैटर समझ लीजिए। गुसल खाना का मतलब होता है गोपनीय कक्ष। जो आप लोग समझ रहे हैं वो नहीं है। गुसल खाने का मतलब है गोपनीय कक्ष। तो बादशाह जब गोपनीय कक्ष में आकर के, ठीक है, कोई नियम या कानून बनाता था, तो उस समय सेनापति जी उसके दाहिने ओर खड़े रहते थे। सरखत, ये है सरखत। आप कहेंगे सर वेतन विवरण पत्र, विवरण पत्र है सर। अंग्रेजी में क्या कहेंगे सर? पे स्लिप है सर, पे स्लिप, पे स्लिप है। तो ये आपका पे स्लिप हो गई। ठीक, इस पे स्लिप पर ये देखिए सबका नाम लिखा है, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये सारे पूरे सैनिकों का लिखा हुआ है। क्लियर? अब इस पर सिग्नेचर किसका होगा? मीर बख्शी, देखो यहाँ सिग्नेचर कर दिया। ये जैसे ही ये सिग्नेचर होगी लोगों को वेतन दे दिया जाएगा, लेकिन अगर कैश में दिया जाएगा। इसका मतलब सरखत क्या है? तो आप कहेंगे सर ये एक पे स्लिप है सर, और इस पर मीर बख्शी की सिग्नेचर होती थी, और मीर बख्शी के सिग्नेचर होने के बाद ही सेना के बीच में कैश का वितरण किया जाता था। क्लियर? अब फिर यहां पर कर दीजिएगा, वहीं पर जहां पर लिखा आपने वहीं पर ये कर दिएगा वेतन। वेतन कहाँ? मुगलियन में वेतन। तो आप कहिएगा सर मुगल काल में वेतन देने की 2 परंपराएं थी सर। एक कैश में था सर, और दूसरा काइंड में था। काइंड में क्या देते थे? तो आप कहेंगे सर ये जागीर देते थे सर। और कैश में तो भाई है ही है, कैश कैश तो है ही है। ठीक है, तो वेतन यहाँ पर मुगल काल में 2 लोगों को दी जाती थी। एक तो भाई जो लोग, यानी वेतन 2 प्रकार की थी, एक कैश में और दूसरा वस्तु में दी जाती थी या जमीन में दी जाती थी। तो काइंड में या जागीर के रूप में जो मतलब वेतन दिया जाता था वो किसको दिया जाता था? अरे भाई बहुत बड़े बड़े लोगों को दिया जाता था। ठीक है, लेकिन जो कैश है वो छोटे लोगों के लिए है। बेनगद दे दिया, उनको अपना काम कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी चीज है। लेकिन एक बात बता दो, यहीं पर इंपॉर्टेंट कर लो। जो हरम होता है ना, हरम, तो इस हरम में जो महिलाएं हैं इनका खर्च कैसे चलेगा? तो आप कहेंगे कि सर इन महिलाओं को जागीर आवंटित की जाती थी सर। हद हो गया, बड़ी बड़ी जागीर आवंटित की जाती थी। ठीक है, और इस जागीर को क्या कहा जाता था बेटा? आप कहोगे कि सर उसे वर्गवाह कहा जाता था। वर्गवाह, ठीक है। सबसे बड़ा वर्गवाह किसका था सचिन भाई? मरियम उज जमानी उनका था सर, जोधा बेगम। हाँ, वही उनकी, अकबर की। ठीक है, अब बच्चों जी अगला पोर्शन चलो। आप लोगों का टाइम है ना, देख लेते हैं। हाँ सर, 15 मिनट। अच्छा अच्छा, तो बच्चों अब अगला है सदर सदूर, ये तो जानते हो। सदर उस सदूर, ये तो खत्म हो गया। चलिए, सदर सदूर क्या है? धार्मिक मामले।
धार्मिक मामले देखते थे। और क्या देखते थे? आप कहेंगे बंजर भूमि। और क्या देखते थे सर? दान उन देखते थे। सर सादत के 30 होते होंगे सदस्य दूर। हाँ हाँ। दीवाने सादत। तो अब यहां लिख लो ना। तो सदर उस सदूर ये धार्मिक मामले के मंत्री थे और ये दीवाने सादात के प्रमुख थे। आप जो क्वेश्चन पूछ रहे थे वही आ गया, दीवाने सादात के प्रमुख थे। ठीक है, मीर समा कर लीजिएगा। आप कहेंगे दीवाने बायोतात का प्रमुख था। और हरम की हर मांग को नहीं ऐसे डायरेक्ट नहीं, बयूतात दीवाने बयूतात का प्रमुख था और साम्राज्य के समस्त फैक्ट्रियों का प्रमुख था। तो इसे आप क्या लिख सकते थे? ठीक है, इंडस्ट्रीज ये देखता है। अब एक चीज याद रखिएगा, ये साम्राज्य के जितने भी कारखाने हैं उनका ये मुखिया है। अच्छा, एक बात ये देखो, हरम में बेगम है, हरम में शहजादियां हैं, तो ये बेगमों और शहजादियों की मांग की पूर्ति कौन करता था? मीर समा करता था। बात को समझिएगा, बेगमों और शहजादियों की मांग कौन लिखता था पहले? क्या चाहती हैं ये बेगम, ये क्या चाहती हैं ये शहजादी? तो ये एक औरत लिखती थी, औरत थी जिसे महलदार कहा जाता था। महलदार। अब ये महलदार, ये देखिए ये लिखी है और लिखने के बाद ये कहां आ रही है? ये देखिए मीर समा के ऑफिस में आ गई। अब मीर समा क्या करेगा? इसे पूरा करेगा। क्लियर? अब यहां रुक जाइए, आप ये कह दीजिएगा कि यह औरंगजेब के पहले तक मंत्री स्तरीय पद था, लेकिन औरंगजेब ने इसे मिनिस्टर बना दिया। ठीक, यहां रुक जाइए आप। सर रिपीट कर दीजिए। ये देखो, यहां तक तो समझ पाइए बेटा, बस यही ना तुम्हें समझ में आना है कि जो महलदार है ये अपनी रिपोर्ट मीर समा को देती है। लेकिन अब ये आता है कि मीर समा में एक प्रश्न आता है कि जो मीर समा है यह औरंगजेब के पहले पहले क्या है? आप कहोगे सर मंत्री स्तरीय पद था। मंत्री नहीं था सर, लेकिन औरंगजेब ने इसे मंत्री बना दिया और यह पद किसको अवार्ड कर दिया? राम सिंह को। राम सिंह को अवार्ड कर दिया। जय सिंह का बेटा है राम सिंह। क्लियर? और अब आप याद रखिएगा, ये देखिए इधर इधर नजर मारते जाइए, ये बेगम है, ये शहजादियां हैं। क्लियर? और राम सिंह को जरा ध्यान दीजिएगा, जय सिंह का बेटा है और यही हरम में ही रहता है। मतलब हरम के पास एक भवन बना है, जयपुर भवन, आगरा के किले के अंदर ही है जयपुर भवन, इसी में रहता है। और इसी जयपुर भवन में ही शिवाजी और उनके बेटे को कैदी रख किया गया था, संभाजी फर्स्ट को। ठीक है? और उस समय संभा जो है कितने साल का है? 18-20 साल का। और संभाजी और राम सिंह ये समायु के हैं।
आपको आप समझ रहे होंगे मैं क्या इशारा कर रहा हूं आपको। और ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। और यह शहजादियां क्या करेंगी अपनी मांग के लिए, यहां है, फिर वो जुड़ी होगा ना। अब आपको मराठा डायनेस्टी समझ में आ जाएगी कि कैसे इनका। साहू। अरे साहू तो कहाँ जा रहे हो, साहू अभी पहले बेस तो करो बेटा, उसके बाद देखना। साहू तो जब ये जानोगे तो साहू अपने आप में समझ में आ जाएगा। तो ये चीजें आपने फॉलो कर लिया यार। ये भी देखो इसी एज का है, ये भी इसी एज का है, ये भी इसी एज के हैं, ये लोग भी इसी एज में है, शहजादियां भी इसी दौर में। ठीक है, अब आपको ये चीजें समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या क्या होगा। ठीक है, आगे चलिए। अब एक पॉइंट और उठा दे, और वो है क्या, मुहत्सिब ले दिया यार, मुहत्सिब लिख दो। मुहत्सिब पढ़ तो चुके ही हो, मुहत्सिब। ये मुहत्सिब क्या है, शिष्टाचार मंत्री है, प्रोटोकॉल मिनिस्टर। और ये क्या है, इसका काम क्या है। आप कहोगे सर इसका काम यही है सर, परिचय तो ये लिखो, ये पोस्ट जो है वो औरंगजेब द्वारा क्रिएट की गई है। और इसका काम क्या था, आप कहेंगे कि सर प्रोटोकॉल बनाना। ये करता क्या था, स्त्रियों पर नजर रखता था, स्त्रियों के चाल चलन को ये सुरक्षित कराता था। और क्या है, मंदिरों पर नजर रखता था, ठीक है, मस्जिदों के विकास के लिए काम करता था। ये सब काम इसका है, मुहत्सिब का। और इसके साथ साथ बच्चों एक चीज और आता है, मीर आतिश दरोगा ये तोपखाना। मीर आतिश या दरोगा ये तोपखाना। ठीक है, तो आप तो क्लियर ही हो गया यार। आप कहेंगे कि तोपखाने का प्रमुख है ये सर, इसको मंत्री का पद मिला था। और एक है दरोगा डाके चौकी। दरोगा डाके चौकी ये क्या काम कर रहा है, तो आप कहोगे कि सर दरोगा डाके चौकी ये डाक व्यवस्था है, पूरे साम्राज्य में पत्र व्यवहार इत्यादि की व्यवस्था देखने के लिए उत्तरदायी था। अब ये मैटर यहां खत्म हो गया, और आप हेडिंग डाल दीजिएगा, मुगल साम्राज्य का विभाजन, एडमिनिस्ट्रेटिव एडजस्टमेंट ऑफ मुगलियन। ठीक है, तो आप कह दीजिएगा मुगल साम्राज्य। मीर आतिश दरोगा का क्या बताया कार्य। मीर आतिश या दरोगा ये तोपखाना लिखा है, या लिखा है मीर आतिश या दरोगा ये तोपखाना। तो इसको बताने की जरूरत रह गई क्या, आप तोपखाना जब लिखा ही है तोपखाना। नहीं सर, एक ही में हम कर दिए तभी कंफ्यूज। अच्छा, अब ये दरोगा डाके चौकी ये बताने की जरूरत है क्या अमन भाई, डाक लिखा हुआ है। ठीक है, पत्र व्यवहार नहीं सर, लिखा हुआ समझ है। ठीक है, अब आप याद रखिएगा प्रांतीय प्रशासन। तो प्रांतीय प्रशासन में बस इतना चीज लिख दीजिएगा। एक दिमाग पर मैटर लाइए पहले। मुगल साम्राज्य का प्रशासनिक विभाजन, तो सूबा में बटा था। सूबे को किसमें बांटा गया था, सरकार में। सरकार को किसमें बांटा गया था, सिख में। सिख को किसमें बांटा गया था, गांव में। गांव का किसमें बांटा गया था, मौदा में, जिसे हम लोग आज मौजा बोलते हैं।
या लगा है बीच में, डी है, ठीक है, डी इत्यादि में बांटा गया था। और इसके अतिरिक्त क्या था, आप कहेंगे नागला भी था, नागला, ये सब मुस्लिम जुबान है, ये चेंज कर रही है। नागला, गांव की छोटी छोटी जो गलियां हैं उसको नागला कहा जाता था। तो अब ये हो गया प्रांत, ये जिला हो गया, ये तहसील हो गई, ये तो गांव है ही। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या बना, शाहजहां ने इसमें क्या परिवर्तन कर दिया था, बताइए। आप कहेंगे कि सर सरकार और सिख के बीच परगना ला दिया था, लेकिन बस उसी के काल तक है ये। आगे चलिए, तो लिख लिए सूबे का शासन, तो छोड़ दें आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को जाना भी है, या अगर आपके पास। यस सर। अच्छा, तो बच्चों गुड डे। आज आप लोगों के बीच इतनी ही बातें होंगी। आप